भी हाथ पैर मार ले, उसके हाथ ना कुछ नहीं लगना। आप अपना मुंह बंद रखना। मंगल से मिलो, वही सबसे पुराना मजदूर है यहाँ का। लो बाबूजी, ये यहाँ पर साइन कर दो। बंटवारे तो आदमी के मरने के बाद होते हैं जमीनों जायदादों के। अभी तो मैं जिंदा हूँ आपके सामने। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में बर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। उन्नीस 1999 साल में बरचत्रा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन। कृषि व्यवसाय को मिला बड़ा प्रोत्साहन। उत्तराखंड में सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंची नल से जल आपूर्ति। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 28वीं कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री ने केवीके की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना, चुनौतियों की ओर बढ़ना जैसे विषय पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन इटली के रोम में 26 से 28 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में अनेक देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
भारत सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भाग लिया। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। यूएन फूड सिस्टम्स का ये समिट में, ये प्री समिट है, यूएन का प्री समिट है, इसी में भाग लिया। हमारे देश में क्या क्या काम किया हम पहले 7 साल में हमारा प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में क्या क्या किया, और फूड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, किसान का खेती को इम्प्रूव करने के लिए एंड मज़दूरों का काम देने के लिए क्या क्या किया, इसी में हम इसी से बात रखा। बहुत अच्छा लगा। सितंबर में यूएन समिट होने वाला है, हमारा देश का प्रधानमंत्री उसी में भाग लेंगे ऐसा है। उसी समय हमारे एसडीजी गोल्स क्या है, 2030 में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को रीच करना है। ये खेती के बारे में भी रीच करना है, फूड सिस्टम के बारे में भी करना है एंड न्यूट्रिशन का बारे में भी हम पहुंचना है, उधर तक पहुंचना है, वो आगे बहुत आगे पहुंचना है हम। इसलिए हम बात रखा एंड पूरा देश अपने अपने बात रखे। बहुत अच्छा लगा। हमारे देश के बारे में हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अभी हम सभी सोच रहे हैं। पूरा इलाकों में ऐसा काम हो रहा है, डेवलपमेंट का, विकास का काम हो रहा है। इसको हम इंटरनेशनल मंच पे रखने का कोशिश किया। आज सरकार कृषि और किसानों के विकास के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। उत्तराखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड से कृषि उत्पादों के निर्यात को मिले एक बड़े प्रोत्साहन में हरिद्वार के किसानों से मिले करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेले सहित सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात के दुबई को निर्यात की गई। उत्तराखंड सरकार जैविक खेती की सहायता करती रही है। एक अनूठी पहल के जरिए UKAPMB जैविक प्रमाणन के लिए हजारों किसानों की सहायता करता रहा है। ये किसान मुख्य रूप से रागी, झिगोरा और चौलाई जैसे मोटे अनाजों की पैदावार करते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा उत्तराखंड को भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात मानचित्र पर लाने के लिए प्रचार संबंधी कार्य करता रहा है। एपीडा उत्तराखंड में एक पैक हाउस बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बना रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए जरूरी या बुनियादी ढांचे की जरूरत को पूरा करेगा। इतना ही नहीं, एपीडा खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार संवर्धन गतिविधियां, सूचित निर्णय लेने के लिए मार्केट इंटेलिजेंस, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग का काम भी करता है। 2019-20 में 10,114 करोड़ रुपए के बराबर के निर्यात की तुलना में 2020-21 में भारत ने 11,019 करोड़ रुपए के बराबर के फलों और सब्जियों का निर्यात किया। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें।
श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जल ही जीवन है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों और आंगनबाड़ियों में बच्चों को सुरक्षित नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की थी। आपको बता दें कि नल से जल की आपूर्ति 66% स्कूलों और 60% आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच चुकी है। आइए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आवासीय स्कूलों में बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य देने और स्वच्छ नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के शुरू होने के बाद से 10 महीने से भी कम समय में 6,85,000 यानी 66% स्कूलों, 6,80,000 यानी 60% आंगनबाड़ी केंद्रों, 2,36,000 ग्राम पंचायतों और पूरे देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के बावजूद आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और केंद्र शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी स्कूलों, आवासीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। बच्चों को सुरक्षित नल का जल सुनिश्चित करने के लिए 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की थी कि वे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र तक प्राथमिकता के आधार पर नल के पानी का कनेक्शन पहुंचाए। प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 2020 को देश भर में बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 100 दिनों का अभियान लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान की अवधि के दौरान सभी स्कूलों, आश्रम शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों और स्वास्थ्य देखभाल व कल्याण केंद्रों में सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सभाएं बुलाई जाए और प्रस्ताव पारित किए जाए। नल जल आपूर्ति की ये व्यवस्था न केवल बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में योगदान देती है, बल्कि जल जनित रोगों को फैलने से भी रोकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। सोमवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत सरकार गांव, गरीब किसान, किसानी की प्रगति के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं शुरू की गई हैं। आजादी से लेकर अब तक भारतीय कृषि क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है। इस तरक्की में कृषि विज्ञान केंद्रों यानी केवीके की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ऐसे केंद्र हैं जहां के वैज्ञानिक किसानों के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं, उन्हें तकनीकी जानकारी देते हैं और कृषि या फिर उससे जुड़े किसी भी क्षेत्र में आ रही समस्याओं का निदान सुलझाते हैं। इस समय देश भर में कुल 723 कृषि विज्ञान केंद्र है। इनका संचालन ICAR की इकाइयां
गैर सरकारी संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालय कर रहे हैं। जबलपुर अटारी के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 81 कृषि विज्ञान केंद्र है। 81 में से 28 छत्तीसगढ़ में है और इनमें से भी 7 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है। जाहिर है ऐसे इलाकों में काम करना बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका को सराहा है। 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन पर बोलते हुए तोमर ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये सभी विंग बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की टीमें जिलों और गांवों तक बखूबी काम कर रही है और कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर अलग अलग कृषि कार्यक्रमों को लागू करने में तकनीकी सहयोग दे रही है। तोमर ने कहा कि कोरोना के संकट काल में भी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक सूचना संचार तकनीकों और कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को उचित तकनीकों के जरिए लाभ पहुंचा रहे हैं। पशुधन और मछली पालन के विकास के लिए भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पूरे जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। इससे कृषि और उससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों में तरक्की हो रही है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से दलहन, गेहूं और सोयाबीन, जबकि छत्तीसगढ़ से धान की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी बात यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और सीड हब के जरिए दलहन की उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा रही है। अटारी और जबलपुर की ओर से नई परियोजना आर्या चल रही है, जो दोनों राज्यों के 12 कृषि विज्ञान केंद्र में संचालित की जा रही है, जिसके तहत प्रसंस्करण, मशरूम और लाख उत्पादन के अलावा नर्सरी प्रबंधन जैसे कामों में 700 से ज्यादा युवाओं ने उद्यम स्थापित किए हैं। अटारी जबलपुर में फार्मर फर्स्ट परियोजना 3 संस्थानों और 4 विश्वविद्यालयों की ओर से चलाई जा रही है। इसके साथ साथ मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम भी दोनों राज्यों के 5 विश्वविद्यालयों और 5 दूसरे संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 15 जिलों में सीड हब कार्यक्रम का संचालन भी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई प्रकाशनों का विमोचन किया। इसके अलावा होशंगाबाद के गोविंद नगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में सोयाबीन बीज हब भंडार गृह का आधारशिला रखी। सरकार रेडियो और टीवी के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए समर्पित चैनलों का संचालन कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BRC के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में डीडी किसान चैनल देखने वालों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख रही। मोदी सरकार शुरू से ही किसान हितों को लेकर काम कर रही है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के ठीक 1 साल बाद उन्होंने अन्नदाता को डीडी किसान का तोहफा दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2015 को किसानों के लिए एक पूर्णकालिक टीवी चैनल डीडी किसान का शुभारंभ किया। 24 घंटे 7 दिन प्रसारित होने वाला ये सैटेलाइट चैनल किसान और कृषि क्षेत्र को समर्पित है। उन्होंने बताया कि किसान चैनल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को ताज़ा जानकारी देकर और शिक्षित करके किसानों के सतत और समावेशी विकास के लिए एक समग्र वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है। इसके प्रसारण की जिम्मेदारी प्रसार भारती पर है। डीडी किसान सबसे दूर दराज इलाकों तक पहुँच बना रहा है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक प्रसार भारती ने डीडी किसान का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठा दर्शक आसानी से डीडी किसान चैनल से जुड़ सकता है। इस चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस तरह से है: किसान समाचार, चौपाल चर्चा, गांव किसान, मौसम खबर सीधा प्रसारण, हेलो किसान सीधा प्रसारण, कृषि दर्शन और स्वस्थ किसान। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में डीडी किसान के दर्शकों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख थी, जबकि इस साल 9 जुलाई तक ये संख्या 11 करोड़ 45 लाख रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हर गरीब और जरूरतमंद तक राशन पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महामारी के दौरान ये जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, इसलिए सरकार मुफ्त अनाज का वितरण कर गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम जोरों पर कर रही है। अब तक कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। महामारी के इस दौर में गरीब परिवारों को अनाज मुहैया कराने के लिए सरकार तत्पर है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह मई व जून 2021 के दौरान 73,46,000 मीट्रिक टन मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया गया, जिससे हर गरीब को अनाज मिल सके। इसी संदर्भ में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कोरोना महामारी की वजह से आए आर्थिक व्यवधान के कारण समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों में आने वाले सभी लाभार्थियों को अनाज का मुफ्त देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्न आवंटित किया गया है। इनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सहायता पाने वाले परिवार भी शामिल है। योजना के तहत चिन्हित किए गए लाभार्थियों की संख्या करीब 80 करोड़ है। हालांकि इस आंकड़े में समय समय पर बदलाव होता रहता है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्यान्नों के आवंटन में प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न के परिवहन और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की डिलीवरी उचित मूल्य की दुकान तक कराने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जवाबदेह है, जिसमें पात्र लाभार्थियों की पहचान, लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण, प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आवश्यक सुदृढ़ीकरण करना, ये सारी बातें शामिल है। साल 2020 के दौरान PMGKAY 2020 माह अप्रैल नवंबर के तहत 322 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के कुल आवंटन में से लगभग 298,08,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया है। अब तक मई जून 2021 में लगभग 75,51,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न के कुल आवंटन में से करीब 73,46,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वितरित किया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने और उसे सुगम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी दिशा में उसने डेयरी इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर की स्थापना की है। ये एस्केलेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए गठित की गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है, जो निवेश चक्र में सहायता प्रदान करेगी। इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर की स्थापना का मकसद निवेश अवसरों की मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करना, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन संबंधित सवालों का जवाब देना, रणनीतिक साझेदारों के साथ जुड़ना, राज्य के विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी रूप से सहायता प्रदान करना। इसके अलावा डेयरी इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से वैश्विक और स्थानीय उद्योग प्रतिभागियों के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। साथ ही निवेशकों के साथ आमने सामने चर्चा करेगा,
जिससे उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके, सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी सीधी बातचीत को सुगम बनाया जा सके और उद्योग के दूसरे निवेशकों के साथ जुड़ा जा सके। डेयरी इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर के माध्यम से निवेशकों के बीच पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाता है। 15,000 करोड़ रुपए के इस कोष के अंतर्गत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों और संभाग 8 कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र संस्थाओं की ओर से इस योजना का लाभ डेयरी प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य संवर्धन की बुनियादी अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य संवर्धन बुनियादी अवसंरचना के साथ साथ पशु आहार संयंत्र के क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए उठाया जा सकता है। ऋण 6 साल में अदा करना है। निर्धारित अवधि में अदा न करने वालों को 2 साल की छूट मिलेगी और ब्याज में 3% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी भी। इस कोष से उन सभी निजी कंपनियों, विशिष्ट उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाता है जो डेयरी एस्केलेटर @ismgr.nic.in पर डेयरी क्षेत्र में निवेश करने और इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर तक पहुंच प्राप्त करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। डेयरी क्षेत्र के बाजार में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण, शीतलन, लॉजिस्टिक और पशुचारे के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना निवेश की जरूरत होती है। इसके अलावा मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पादों, ताजा दूध और निर्यात जैसे क्षेत्रों में नए आकर्षक अवसर मौजूद हैं। डेयरी क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है, जो कि भारतीय खाद्य क्षेत्र में कुल विदेशी निवेश का लगभग 40% है। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर ये जानकारी आप दोबारा हासिल करना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और दोबारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।